ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट जेआरएफ की परीक्षा को पास करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। दोनों हाथों को बंद आंखों पे रखेंगे। धीरे से दोनों आंखों को खोलेंगे। ओम नमस्ते सभी को। चलिए, अभी तक के क्लास में किसी का कोई प्रॉब्लम है? जितनी भी क्लास हो चुकी है, चाहे वो लिटरेचर रिव्यू की हुई हो या रिसर्च स्टेप्स का हुआ, बहुत सारा चीज हमने कवर अप कर लिया है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो किसी चीज में, किसी भी टॉपिक में? नो मैडम। ओके, लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं आप लोग, सब लोग? उस दिन हमने लिटरेचर रिव्यू का क्लास लिया था नहीं, गूगल स्कॉलर पे कैसे लिटरेचर रिव्यू करते हैं, कैसे पेपर जो है सर्च करते हैं। उसको कंटिन्यू रखिएगा। जनवरी में एक बार फिर से हम क्लास करेंगे, और पेपर, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकन है, इसलिए मैं आपको इतना टाइम इस चीज के लिए। ठीक है मैम, आपने बोला था वो एक एक्सेल सीट भेजोगे ग्रुप में, या फिर मैनुअली जैसा आपने बताया था वैसा कर ले क्या? मैं ऐसा करती हूँ, मैं आज आपको भेजती हूँ पक्का। हालांकि मैंने मेरे स्लाइड्स मिल गए आपलोग को? नहीं मैम, स्लाइड मतलब मैंने बहुत दिन पहले ही राहुल को, अच्छा चलिए कोई नहीं, मैं आज बात करती हूँ। ठीक है, स्लाइड्स में वो दिए हुए कि आपको लिटरेचर रिव्यू में क्या करना है, और मैं एक पेपर फॉर्मेट में भी आपको फोटो खींच के भेज दूंगी ग्रुप पे, कि जिसको इसको जो है कॉपी में कैसे लिटरेचर रिव्यू करना है आपको। ठीक है, वो करेंगे ना तो रिसर्च आपका पक्का हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू करने से। ठीक है मैम। ओके। मैम, लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन था मेरा जी, आप बताने वाले थे आज। कौन सा क्वेश्चन था, एक बार रिपीट करेंगे प्लीज, क्या जी क्वेश्चन था? हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने केस स्टडी पढ़ी हुई थी, जो केस स्टडी थी कि ग्रुप वर्किंग ज़्यादा इफेक्टिव हमारे लिए होती है या इंडिविजुअल वर्किंग पोटेंशियल के हिसाब से। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने, सॉरी, जो रिसर्चर थे, उन्होंने इसको प्रूव करने के लिए फैक्ट्री वर्कर्स पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या इस तरीके की सैम्पलिंग सही होती है, मतलब एक यूनिवर्सल फैक्ट को प्रूव करने के लिए? एक्चुअली आज जो हमने टॉपिक लिया है ना, ये टॉपिक में आपको सारा आंसर मिल जाएगा। अभी मैं वैलिडिटी रिलायबिलिटी आज क्लास लूंगी आपका, कि रिसर्च में वैलिडिटी किसको बोलते हैं और रिलायबिलिटी किसको कहते हैं। ठीक है, तो आज जब मैं ये पढ़ाऊंगी तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मुझे वैलिडिटी शुरू करने के पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी सबसे। आप सब लोग यूजीसी नेट एग्जाम में अपेयर होंगे, ठीक है? आपको पता है कि एग्जाम कैसे होता है, ठीक है? तो अगर मैं यूजीसी नेट आपका असेसमेंट कैसे कर रही है एग्जाम लेकर के, कि कौन फर्स्ट है, कौन एआईआर सेकंड है, कौन जेआरएफ है, वो एक असेसमेंट ही तो कर रही है आपके ऊपर। ठीक है, अब यूजीसी नेट अगर ऐसा करे कि एनटीए बोले कि मैं एक एग्जाम जो है मैं यूपी में जो है ऑफलाइन एग्जाम लूंगा, मतलब पेपर पेंसिल में लूंगा, और दिल्ली में मैं जो है ऑनलाइन लूंगा, सिस्टम पे होगा जैसे अभी हो रहा है। ठीक है, मतलब वो स्टेट वाइज कर दे कि क्योंकि इस स्टेट वाले को कंप्यूटर कम आता है तो हम ऑनलाइन नहीं लेंगे, हम इनसे ऑफलाइन लेंगे, पेपर पेंसिल मोड में लेंगे। और इस स्टेट वाले मतलब ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जिनको सिस्टम यूज करना ज्यादा आता है, तो इनको ऑनलाइन लेंगे। तो क्या आप इसको एक वैलिड एग्जाम मानेंगे? नो मैम। नहीं मानेंगे ना, क्यों?
मैम क्योंकि ये तो उनकी अजम्पशन है ना कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि ऐसा सही हो। हाँ, तो वही मैं पूछ रही हूँ, क्यों नहीं सही है? अगर मान लीजिए यूजीसी नेट वाले, एनटीए वाले बोले कि हम आधे स्टूडेंट का एग्जाम जो है, मतलब अभी तो 100% ऑनलाइन ही हो रहा है, ठीक है, अभी किसी भी स्टेट से दीजिए, किसी भी विलेज से दीजिए, जहां भी एनटीए यूजीसी एनटीए का जो है आपका सेंटर होगा, वहां पे कंप्यूटर पे ही आपको एग्जामिनेशन देना होगा, चाहे आपको कंप्यूटर आए या नहीं आए। सही है, ठीक है ना? तो इसमें क्या है, जो असेसमेंट टूल है वो एक है सबके लिए, है ना, कि सबको कंप्यूटर पे ही एग्जाम देना है, ऑफलाइन नहीं होगा। पहले ऑफलाइन होता था, पहले भी ऑफलाइन होता था, तो सबके लिए होता था ऑफलाइन, ऐसा ही था ना। ऐसा तो एनटीए ने कभी नहीं किया कि आधे पॉपुलेशन के लिए, जिनको नहीं आता है वो जो है पेपर पेंसिल पे दो, और जिनको आता है वो सिस्टम पे दो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जी मैम, नहीं हुआ। तो वैलिडिटी को हिंदी में वैध बोलते हैं। तो आपको लगता है कि अगर ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम ले कि आधे कैंडिडेट को बोल दे कि तुमको जो है कंप्यूटर नहीं आता है तो तुम पेपर पेंसिल पे दो, तुमको आता है तो तुम जो है इस पे दो, सिस्टम पे दो, ऐसा पॉसिबल, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है किसी भी एग्जाम में, नॉट पॉसिबल, नहीं हुआ है ना। इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ये वैलिड नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा वैलिड? देखिए, मैं आपको बस सरल करने के लिए समझा रही हूँ, क्यों नहीं माना सेम टूल जाएगा नहीं इसको है ना वैलिड। मैम, हाँ, असेसमेंट टूल सेम होना चाहिए सब जगह, जहाँ पे भी जो भी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए सेम असेसमेंट टूल होना चाहिए, तो ही बिल्कुल वो एक रैंक पे, एक लेवल पे आप उनको उनकी मार्किंग कर सकते हो कि बिल्कुल और बिल्कुल मैम सही। दोनों में लिमिटेशंस भी अलग अलग हैं। एजुकेशन ऑनलाइन की लिमिटेशन अलग है, ऑफलाइन की लिमिटेशंस अलग है, तो फिर कंपैरिजन कैसे होगा? बिल्कुल सही बात है कि आपका जो है अगर एक असेसमेंट हो रहा है तो वो एक ही तरह से होगा। अगर इंटरव्यू हो रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि एक इंटरव्यू रिटन में लिया जाएगा, एक इंटरव्यू ओरल में लिया जाएगा, कि एक रिटर्न, एक में आपका लिखित होगा, एक में मौखिक होगा, ऐसा तो नहीं होता है। सबके लिए 100% वो चीज एक ही होता है, चाहे वो आपको आए या नहीं आए। जो सबके साथ हो रहा है वही आपके साथ भी होगा। अगर वो ऑनलाइन है तो ऑनलाइन होगा, वो ऑफलाइन है तो ऑफलाइन होगा, ऐसे ही होता है ना। क्योंकि अगर ये बदल बदल के करे कि किसी का एग्जामिनेशन, मतलब जो भी होगा, अगर बच्चों का भी एग्जामिनेशन होता है तो सबके लिए एक तरह का होता है, एक टाइम में होता है, एक क्राइटेरिया सबके लिए फिक्स होती है, उसी क्राइटेरिया में आपका टाइम मैनेजमेंट होता है, आपका ऑनलाइन ऑफलाइन मोड होता है, आपका ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है, मतलब वो चीज सबके लिए एक होती है। ऐसा नहीं होता है कि हम आधे के लिए अलग कर रहे हैं, आधे के लिए अलग कर रहे हैं, नहीं तो इसको वैलिड नहीं माना जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? जी मैम, नहीं तो इसको वैध नहीं माना जाएगा, ये वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक इसी तरह आपके रिसर्च में भी होता है कि जितने भी असेसमेंट टूल है ना, मान लीजिए कोई असेसमेंट टूल जो है बच्चों के लिए है, एक एज ग्रुप ले लेते हैं हम कि 5 से 7 साल तक के बच्चों के लिए हम ये, अगर मेरा रिसर्च इस टॉपिक पे है, एंजाइटी और डिप्रेशन पे है, तो हमारा जो 5 साल और 7 साल के बच्चों का ग्रुप है, वो जो असेसमेंट टूल यूज करते हैं वो वैलिड होना चाहिए। वैलिड का क्या मतलब हुआ कि वो जो 5 से 7 साल तक के बच्चों के लिए हम टूल यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं, जिसको नाम, वो उनके एज क्राइटेरिया में होना चाहिए और उनके लिए होना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई मोबाइल एडिक्शन पे करता है तो उसके लिए वैलिड डाटा क्या होगा, एक गांव के स्कूल के बच्चों का होगा कि एक शहर के स्कूल के बच्चों का होगा। मान लीजिए मेरा योगा पे टॉपिक है, मेरा मोबाइल एडिक्शन है, तो आपके अकॉर्डिंग कौन से सैंपल मेरे लिए सुटेबल होंगे? गांव के बच्चे सुटेबल होंगे कि शहर के बच्चे सुटेबल होंगे? शहर के। क्यों? मैम ज्यादातर बच्चे यूज करते हैं वहाँ पे फोन। क्योंकि शहर के बच्चे, देखिए मोबाइल तो उनके पास होता है, लेकिन क्या होता है, जो शहरी बच्चे हैं उनके पास गैजेट्स ज्यादा होता है, ठीक है, उनके पास गैजेट्स ज्यादा होता है, उनकी रीचेबिलिटी ज्यादा है गैजेट्स में, ठीक है। तो मेरे लिए वैलिड पॉइंट क्या हुआ अगर मेरा मोबाइल एडिक्शन पे कर रही हूं मैं, तो कि जो शहर के बच्चे हैं उनके स्कूल में जाके मैं रिसर्च करूं, यही होगा, यही होगा ना। तो ये जो है ये सारी वैलिडिटी देखती है। वैलिडिटी बहुत तरह का होता है, अभी हम टाइप्स ऑफ वैलिडिटी पढ़ेंगे, बस मैं ये समझाना चाहती हूँ कि वैलिडिटी वर्ड्स का मतलब क्या है, ठीक है। जो होगा सबके लिए होगा, जो आपका टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आप असेसमेंट टूल, अगर आपको डिप्रेशन यूज में नापना है तो ऐसा नहीं है कि आप एंजाइटी का स्केल ले लेंगी,
आपके टॉपिक में आपको पूरा महारत हासिल होना चाहिए कि आप अपने टॉपिक में क्या करना चाहती हैं, क्या प्रूव करना चाहती हैं। आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको आप नाप रही हैं वो कौन होगा, कहाँ का होगा, रूरल एरिया से जो है ज्यादा वैलिड होगा कि अर्बन एरिया से ज्यादा वैलिड होगा, वो जो है स्कूल में ज्यादा वैलिड होगा कि इसे, मतलब हर तरह से आपको उसकी वैलिडिटी सोचनी होगी जो भी आपका असेसमेंट टूल है। आई बात समझ में? जी मैम। ठीक है, तो अभी हम आगे पढ़ते हैं। वैलिडिटी भी बहुत तरह से होती है जो हम रिसर्च में वैलिडिटी देखते हैं। देखिए, मेजर ऑफ ऑथेंटिसिटी, ठीक है। वैलिडिटी क्या है, दिख रहा है स्क्रीन सभी को? यस मैम। हाँ, तो वैलिडिटी क्या है, मेजर ऑफ ऑथेंटिसिटी, ठीक है। और टाइप्स ऑफ वैलिडिटी क्या है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, कॉन्स्ट्रक्ट है और स्टैटिस्टिकल है। जैसे अभी मेरे से किसी ने पूछा ना कि फैक्ट्री वर्कर और अभी किसी ने पूछा था ना मेरे से ये क्वेश्चन, तो ये आपकी मैडम ये वैलिडिटी की क्वेश्चन है। मान लीजिए अगर आपको आईटी इंजीनियर पे करना है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए कि जो आप सैंपल यूज कर रही हैं वो सैंपल कहाँ से होना चाहिए, आपका किस एरिया से होना चाहिए, ठीक है। किस सैंपल पे मैं करूंगी तो वो ज्यादा वैलिड होगा। जैसे मैंने अभी मोबाइल एडिक्शन का एग्जांपल दिया या यूजीसी एग्जाम का मैं आपको एग्जांपल दी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर एंजाइटी या डिप्रेशन पे कर रही हैं तो किसके पास एंजाइटी डिप्रेशन ज्यादा होगा, एक आईटी सॉफ्टवेयर के पास, एक किसान के पास? आईटी सॉफ्टवेयर के पास। ठीक है, तो आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं जो आईटी फील्ड में काम करते हैं, वो फिजिकल वर्क कम करते हैं, उनका मेंटल वर्क ज्यादा होता है। तो डिप्रेशन एंजाइटी कहाँ ज्यादा होगा, आईटी प्रोफेशनल, मेंटल वर्क ज्यादा हो। बिल्कुल। तो अब आप अगर फैक्ट्री में जाएंगी तो फैक्ट्री के वर्कर्स क्या कर रहे हैं, उनके पास मेंटल वर्क कम है, वो फिजिकल वर्क ज्यादा कर रहे हैं, यही होता है ना। तो वो आपका रिसर्च वैलिड होगा। मान लीजिए कि मैं आपको बोलती हूँ डिप्रेशन और एंजाइटी का डेटा लेके आओ कि योगा का क्या असर है, तो आपका सैंपल क्या होना चाहिए, जो इससे पीड़ित है, जो डिप्रेशन और एंजाइटी में है। हम किसान के पास तो जाके ले नहीं लेंगे कि भैया तुम अपना डेटा दे दो, मैं रिसर्च कर रही हूँ, मुझे तुम्हारा डेटा चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा ना। नहीं मैम। तो आपका जो भी टॉपिक है आपको पता होना चाहिए कि आपकी सैंपल आप किसके ऊपर कर रही हैं, तभी वो वैलिड होगा। आप जो असेसमेंट टूल यूज कर रही हैं वो सही कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। और ये सब का आंसर आपको कहाँ से मिलेगा, डेटा कलेक्शन एनालिसिस, रिव्यू, ये सारी आंसर आपको लिटरेचर रिव्यू से मिलेगी। जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने आप लिटरेचर रिव्यू, जितने भी पेपर पब्लिश हुए हैं ना, जब आप लिटरेचर रिव्यू कीजिएगा तो आपको हर तरह का आंसर आपके पास होगा, क्योंकि वो रिसर्च पहले हो चुका है, ठीक है। ये जितना भी चीज है वैलिडिटी का, जितने भी पॉइंट्स है, ये इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ये सब आपको लिटरेचर रिव्यू में मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि 15 मिनट ही पढ़िए, लेकिन रोज 15 मिनट एक जो है रिसर्च पेपर को दीजिए, एक पेपर डाउनलोड कर लीजिए और उसको रोज 15 मिनट दीजिए, मत आधा घंटा दीजिए या 1 घंटा दीजिए, लेकिन 15 मिनट पढ़िए, चाहे वो समझ में आए या नहीं आए। जब मैं पढ़ाते जाऊंगी ना तो वो चीज आपको समझ में आती जाएगी। आगे समझ में ये? तो वैलिडिटी हमारी 4 तरह की है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, कॉन्स्ट्रक्ट है और स्टैटिस्टिकल है, ठीक है। देखिए अब इंटरनल वैलिडिटी क्या है, इंटरनल वैलिडिटी है टू इंश्योर दैट ओनली द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्फ्लुएंसेस डिपेंडेंट वेरिएबल एंड नॉट एनी अदर कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, ठीक है। तो एग्जांपल इसका है, इसका दिया हुआ, व्हेन अ स्टडी इज कंडक्टेड कंट्रोलिंग फॉर अ वेरियस कंपाउंडिंग फैक्टर द स्टडी हैज हाई इंटरनल वैलिडिटी। अब देखिए मैंने 3 वेरिएबल्स पढ़ाए थे ना आपको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और कंपाउंडिंग वेरिएबल, ठीक है। जब हमारे रिसर्च टॉपिक में इंटरनल वैलिडिटी सबसे स्ट्रॉन्ग तब होता है जब ये कंपाउंडिंग फैक्टर डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट ना करे। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था मैम? फैन था, तो उसमें क्या था, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या था डिपेंडेंट वेरिएबल का, जिसको हम नाप सकते हैं। Correct. जैसे फैन की स्पीड हो गई, ठीक है, तो हम इसके स्पीड को नाप सकते हैं, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल पे ही तो हम नाप रहे हैं ना। योगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है, लेकिन हम नाप क्या रहे हैं, मान लीजिए डिप्रेशन एंड एंजाइटी नाप रहे हैं, तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को जब कंपाउंडिंग फैक्टर
मैंने बताया था ना कि जो वोल्टेज आ रहा है, मेरा स्पीड तो रेगुलेटर तो उतने पे ही चल रहा है, लेकिन वोल्टेज अब कम ज्यादा हो रहा है, तो इसमें मेरा फॉल्ट तो नहीं है, लेकिन पंखे की स्पीड को तो वो अफेक्ट कर रहा है ना। यही कहा था ना मैंने। तो कंपाउंडिंग फैक्टर क्या हो गया था उसमें, जो उसका वोल्टेज है, मतलब मैं उसको स्टडी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको मैं नाप रही हूँ, जैसे मैं पंखे की स्पीड को नाप रही हूँ, तो मेरा सही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं सही आ रहा है? क्योंकि पीछे से वोल्टेज का दिक्कत है। तो इसी तरह जो कंपाउंडिंग फैक्टर है आपका, मान लीजिए मैं किसी पे एंजाइटी और डिप्रेशन को नाप रही हूँ, और एग्जाम का जो है टाइम है, मान लीजिए मैं डेटा कलेक्शन स्कूल में करने चली गई और उस समय बच्चों के एग्जाम हो रहे हो, ठीक है, तो उसमें एंजाइटी डिप्रेशन ज्यादा होगा ना। यस मैम। ये वर्ड्स ज्यादा होंगे, तो मेरा कहीं ना कहीं कंपाउंडिंग फैक्टर आ रहा है कि बच्चों का पेपर हो रहा है, इसीलिए वो ज्यादा डिप्रेस्ड है, ज्यादा एंजाइटी में है। ठीक है, तो उनका एग्जाम क्या हो गया मेरे लिए, मुझे नॉर्मल कंपाउंडिंग वेरिएबल कंपाउंडिंग वेरिएबल हो गया ना मेरे लिए, क्योंकि मुझे वो ना टाइम पे सो रहे होंगे ना टाइम पे खाना खा रहे होंगे, उनका मेन फोकस क्या होगा, उनका एग्जाम होगा। ठीक है, तो इंटरनल वैलिडिटी हम तब बोलते हैं सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है जब जो है ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल को कोई कंपाउंडिंग फैक्टर अफेक्ट ना करे। कंपाउंडिंग फैक्टर वेरिएबल जो है डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट ना करे, कम से कम अफेक्ट करे। ठीक है, जैसे मैंने आपको, हाँ बताइए जी मैम, इसका कोई ऐसा एग्जाम्पल देके बताइए ना जो रियलिस्टिक ह्यूमन पे अच्छा ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं उस दिन एक एग्जांपल दी थी आपको चाय और नींद का। ठीक है, चाय क्या कौन सा वेरिएबल होगा मेरा? डिपेंडेंट। चाय को नाप सकते हैं आप? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। अगर मैं चाय बहुत पीती हूँ और मुझे नींद कम आती है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नींद कम आती है, तो मैं एक रिसर्च करना शुरू कर देती हूँ कि चाय पीने से नींद कम आती है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया आपका? चाय हो गया। आप इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं ना, कभी ज्यादा दे रहे हैं कभी कम दे रहे हैं, चाय को भी तो ऐसा करेंगे ना, जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं। जैसे चाय को मान लीजिए, अब कैसे पता चलेगा कि जो ज्यादा चाय पीता है उसको जो है नींद कम कम आती है? तो इसी को मैनिपुलेट कर रहे हैं ना। यस मैम। ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया मेरा? नींद मैम। नींद हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। वेरी 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 गुड। अब मान लीजिए कि मैं स्कूल पे ही कर रही हूँ, मान लीजिए, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा जो है चाय हो गया, टी हो गया, और डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा जो है नींद हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई बच्चा घर में एसी में आराम से नींद लेके आ रहा होगा। ठीक है, कोई बच्चा बिल्कुल पसीने से सो रहा होगा, उसकी नींद सही नहीं आ रही होगी उसको। ठीक है, तो एक जो एनवायरमेंट है, इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है, वो कहीं ना कहीं मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा है ना। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जो है एसी में सो के आ रहा है, या कोई बच्चा बिल्कुल रूटीन में रह रहा है, वो पूरा नींद पूरा करके आ रहा है, वो मुझे 8 घंटे का नींद चाहिए और वो 8 घंटे का नींद लेके आ रहा है। मान लीजिए वहीं पे कोई बच्चे ऐसे ऐसे घर का हो जिसके पास फैन भी ना हो, वो अच्छे से सो नहीं पा रहा हो रात में गर्मी के कारण, तो यहाँ पे मेरा कंपाउंडिंग वेरिएबल क्या क्या होगा? एनवायरमेंटल फैक्टर। जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, क्योंकि देखिए सब तो अलग अलग घर से आ रहे हैं ना, कोई हॉस्टल में तो रह नहीं रहा है। मैं स्कूल जाती हूँ सैंपल कलेक्ट करने के लिए, और वहां पे जो है मुझे बच्चों पे चाय और नींद पे मैं ले रही हूँ, बच्चों को मैं चाय चाय पिला रही हूँ उनका नींद ये नापने के लिए, तो जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल स्लीप है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है ना। मैं उस चीज को तो नहीं जान पा रही हूँ कि ये बच्चे का घर का इन्वायरमेंट क्या है। ठीक है, ये बच्चे के घर में एसी लगा, ये तो मैं नहीं पूछ रही हूँ कि बेटा तुम्हारे घर में एसी लगा है कि नहीं, तुम्हारे घर में पंखा लगा है कि नहीं, तुम जब सोते हो तो कहाँ सोते हो, ये सब में तो अब मैं नहीं पूछ सकती ना, ये मेरा राइट्स नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए कंपाउंडिंग वेरिएबल हो गया ना, क्योंकि ये मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल स्लिप को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं एक महीने तक एक बच्चे को 10 कॉफी 10 मतलब 10 कप चाय चाय पिला, देखिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इसको रियल मत लीजिएगा, बस समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। एक बच्चे को मैं 10 दिन तक जो है 10 कप कॉफी या चाय डेली पिला रही हूँ। ठीक है, और मैं उसके नींद को जो है, जो स्लीप स्केल है, स्लीप को नापने के लिए एक पार्टिकुलर स्केल होता है। ठीक है, अब मैं उसको नाप रही हूँ, तो कहीं ना कहीं सब लोग अलग अलग घर से सो के आ रहे हैं। ठीक है,
कोई बहुत अच्छे से सो के आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है अफेक्ट हो रहा है ना मेरा उसके वजह से। यस मैम। ठीक है, कंपाउंडिंग फैक्टर तो है। अब मान लीजिए मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं आप ही लोग को बोलूं कि जो है मैं आपका डेटा लूंगी, मान लीजिए मैं रिटर्न में लूंगी, ठीक है, एक सर्वे लूंगी मैं आपसे कि कौन कौन कितना नींद ले रहा है, और 1 महीने तक मैं आपसे पूछ रही हूँ ये कि आज आपने कितना लिया, आज आपने कितना लिया, आज आपने कितना लिया, लेकिन मैं आपसे ये तो नहीं पूछ रही हूँ कि आप कहाँ सोती है, आपके घर में एसी लगा है कि नहीं, आप मतलब कोल्ड स्टेट में रह रही है जहाँ पे ठंड बहुत पड़ रही है, कि आप जो है गर्मी वाली, मतलब इस तरह का क्वेश्चन तो मैं नहीं पूछ रही हूँ आपसे। मैं तो बस, मुझे नींद को नापना है, बस मैं आपसे नींद का जो है डेटा ले रही हूँ, ठीक है, डेली ले रही हूँ आपसे। तो उसमें कंपाउंडिंग फैक्टर तो है, आ रहा है ना, कि इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरे वेरिएबल को जिसको मुझे स्लिप को नापना है वो अफेक्ट कर रहा है ना। जी मैम। समझ रहे हैं इस चीज को? हाँ। तो हमें रिसर्चर को कंपाउंडिंग वेरिएबल से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन ये जब डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है तो फिर उसमें इंटरनल वैलिडिटी कम। अगर इंटरनल वैलिडिटी मतलब अगर इन सबको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हमें पता कैसे चलेगा, तो जब मैं आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बताऊंगी, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट सब बताऊंगी, तो उस समय हम सारा डिस्कस करेंगे। अभी बस आप ये समझिए कि इंटरनल वैलिडिटी मतलब क्या होता है, कि जब भी डिपेंडेंट वेरिएबल जो है and not any other compounding factor, means जो independent variable influences dependent variable, independent variable ही जो है किसको influence करता है, इफेक्ट हम किस पे देखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल पे ना, ठीक है। और अगर कोई कंपाउंडिंग वेरिएबल भी उस पे इफेक्ट दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी इंटरनल वैलिडिटी कम है। तो हमारी स्टडी में क्या होता है, व्हेन अ स्टडी इज कंडक्टेड कंट्रोलिंग फॉर वेरियस कंपाउंडिंग फैक्टर, द स्टडी हैज हाई इंटरनल वैलिडिटी। लेकिन मान लीजिए कि अब मैं हॉस्टल के बच्चों पे कर रही हूँ, ठीक है, अब मैं हॉस्टल के बच्चों पे कर रही हूँ, तो सारे बच्चे तो एक ही जगह से आ रहे हैं, एक सर्टेन टाइम टेबल फॉलो हो रहा है, तो मेरे रिसर्च में क्या होगा, इंटरनल वैलिडिटी ज्यादा होगी कि नहीं होगी, क्योंकि मेरे जितने भी सैंपल्स हैं वो हॉस्टल में रह रहे हैं, वो एक सर्टेन टाइम टेबल पे चल रहे हैं, वो टाइम पे सो रहे हैं, टाइम पे खाना मिल रहा है, मतलब हर बच्चे के साथ एक ही कंडीशन है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो स्टडी है, क्योंकि ये कंडक्ट कहाँ हुआ है, हॉस्टल के बच्चों पे कंडक्ट हुआ है, जहाँ पे एक सर्टेन टाइम टेबल फॉलो होता है, तो इसीलिए मेरे रिसर्च में क्या है, हाई इंटरनल वैलिडिटी है, कंपाउंडिंग फैक्टर कम है, ठीक है, क्योंकि हॉस्टल में तो सबको एक ही तरह का इन्वायरमेंट मिल रहा है ना, सही टाइम पे सोना होता है, टाइम पे उठना होता है, टाइम पे क्लास करने जाना होता है, एक सर्टेन टाइम टेबल फॉलो करते हैं जो सबके लिए होता है। आ रहा है समझ में? मैम इंटरनल वैलिडिटी इस केस में हॉस्टल वाले बच्चों के केस में ज्यादा तो होगी, ज्यादा बहुत होगा, ज्यादा है ना, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता किसी भी रिसर्च में कि बिल्कुल नहीं हो, मतलब उसका नहीं ऐसे परसेंटेज नहीं कुछ हो ना सकता। कुछ। देखिए ये क्या होता है, कंपाउंडिंग फैक्टर हम पढ़ने में बहुत मतलब रिसर्चर के लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हाँ जब रिजल्ट आता है, जब देखिए ये चीज आप बस इतना समझिए कि इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है, बाकी जब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पढ़ेंगे ना तो फिर से ये सब चीज पढ़ना है हम लोग को, उस समय ज्यादा क्लियर होगा आपको। बस आप ये समझिए कि इंटरनल वैलिडिटी हम तब बोलते हैं कि जब हमारा कंपाउंडिंग फैक्टर डिपेंडेंट वेरिएबल को जिसको हम नाप रहे हैं, जिसपे इफेक्ट आ रहा है, उस पे कम से कम असर हो, तब हम इसको क्या बोलते हैं कि इस जो रिसर्च है इसका इंटरनल वैलिडिटी बहुत है। आप पेपर पढ़ेंगे तो देखिएगा बहुत बार ये वर्ड यूज होता है, वैलिडिटी, ठीक है। इसीलिए मैं बोली कि आप लिटरेचर रिव्यू कीजिए, कि कभी भी अगर आपके आंख के सामने ये टर्म आ गया तो कम से कम आप उसको क्लिक कर पाएंगे कि उस पेपर में क्या था, ठीक है। तो आपका इंटरनल वैलिडिटी सबसे ज्यादा होता है जब कोई कंपाउंडिंग फैक्टर आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को हार्म ना करे, मतलब किसी भी तरह से इफेक्ट ना करे उसको, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? यस मैम। जी मैम। आपको कि इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है, जब वो डिपेंडेंट वेरिएबल को, वेरिएबल सबको क्लियर है ना? यस मैम। ठीक है, जब वो डिपेंडेंट वेरिएबल को, जिस वेरिएबल को हम नाप रहे होते हैं, जिस पे इफेक्ट आ रहा होता है, जिस पे असर आ रहा होता है, जब उस वेरिएबल पे कंपाउंडिंग वेरिएबल बहुत ज्यादा हो तो उसकी वैलिडिटी क्या होगी, इंटरनल वैलिडिटी कम होगी, ठीक है। तब हम बोलेंगे मेरा जो रिसर्च है उसका इंटरनल वैलिडिटी कम है। क्यों? क्योंकि जिस फैक्टर, जो डिपेंडेंट वेरिएबल को मैं नाप रही थी उसमें कंपाउंडिंग फैक्टर बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्लियर है सभी को? यस मैम।
अब है एक्सटर्नल वैलिडिटी, वो तो आपने पढ़ा कि इंटरनल वैलिडिटी। अब एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है? टू इंश्योर दैट द स्टडी रिजल्ट कैन बी जनरलाइज अक्रॉस डिफरेंट स्टडी सेटिंग। एग्जांपल, व्हेन अ स्टडी इज कंडक्टेड इन मेनी प्लेसेस इट हैज हाई एक्सटर्नल वैलिडिटी। अब देखिए क्या होता है कि एक्सटर्नल वैलिडिटी, इंटरनल तो हमने पढ़ लिया कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे जब कंपाउंडिंग फैक्टर इफेक्ट डालता है तो इसका मतलब है कि उसमें वो कम इंटरनल वैलिडिटी, मतलब उसका जो वैलिडिटी है इंटरनल वैलिडिटी वो कम है। एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए मेरा रिसर्च हो गया, मैं कर्नाटक में रिसर्च की, ठीक है, और आप मान लीजिए कि आप फिर यही रिसर्च मैं दिल्ली जाके करती हूँ, तो मेरा क्या होना, मान लीजिए कि मेरा रिजल्ट 10 और 9 के बीच, मतलब यहाँ पे 10 आया, ठीक है, एक एग्जांपल ले रही हूँ, मान लीजिए मेरा यहाँ पे रिजल्ट जो है 10 आया, तो दिल्ली में ऐसा तो नहीं होगा कि 2 और 1 आ जाएगा, इतना ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होगा ना? नहीं मैम। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने यूजीसी एग्जाम दिया, यूजीसी नेट एग्जाम दिया, पहली बार में आपने यूजीसी नेट करेक्ट कर लिया, आपने निकाल लिया, फिर दूसरी बार देते हैं तो हो सकता है आपका यूजीसी नेट निकले नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल रैंक नीचे हो जाएगा, मतलब आपको 180 आया और आपका 180 से सीधे आप 100 पे आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना? तो एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब होता है कि जो रिजल्ट आपका यहाँ पे आया है, अगर वही रिसर्च आप कहीं बाहर भी करते हैं तो उसके आसपास का ही आना चाहिए रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गैप आ जाना चाहिए कि मेरा 100 आया, 100 से सीधे 10 आ गया। तो इट मीन्स क्या है कि ये जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है आपके रिसर्च की वो कम है। कि अब जैसे मान लीजिए कि कोविड का वैक्सीनेशन बना, रिसर्च होके बना, ठीक है, तो कोविड का वैक्सीनेशन बना तो ऐसा तो नहीं बोला गया ना कि जम्मू एंड कश्मीर में ठंड बहुत पड़ता है तो वहां पे जो है ये वैक्सीन काम नहीं करेगा, कर्नाटक में गर्मी होता है तो यहाँ पे ये वैक्सीनेशन काम करेगा, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ। वो पूरे इंडिया के लिए एक था कि 2 डोज पड़ने थे, पहले डोज में फीवर आएगा, ये सब था ना उसमें। तो हम क्या बोलेंगे, जो कोविड का वैक्सीन है उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी थी, तभी तो उसको सब जगह अप्लाई किया गया ना। समझ रहे हैं आप? हेलो, यस मैम। समझ में आ रहा है ना जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको? यस मैम। तो जब तक आपका एक्सटर्नल वैलिडिटी नहीं होता है उसको जनरलाइज नहीं किया जाता। जनरलाइज का मतलब होता है कि वो मेरे पे भी असर हो करेगा, आप पे भी करेगा, मतलब जितनी भी पॉपुलेशन है जो है वो सबके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। रिसर्च का एक कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि रिसर्च जनरलाइज होना चाहिए। जनरलाइज मतलब मेरा रिसर्च अगर कर्नाटक में काम कर रहा है तो वो पूरे इंडिया में काम करेगा, पूरे वर्ल्ड में काम करेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो जो है सिर्फ मेरे ही रिसर्च में काम कर रहा है और दूसरे के रिसर्च में नहीं करेगा। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए ना। तो इसको एक्सटर्नल वैलिडिटी बोलते हैं। आ गया समझ में? यस मैम। ठीक है, क्या कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा हो? मैम ये कैसे एक बार और समझा दीजिए, मतलब जो एक्सटर्नल है वो ये भी समझ सकते हैं क्या कि इंटरनल्स भी मैच होना चाहिए और ये भी? देखिए एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोविड वैक्सीन कैसे बना, रिसर्च होके बना ना, हमने रिसर्च किया तभी तो कोविड वैक्सीन बना। तो ये जो कोविड वैक्सीन मान लीजिए मुंबई में बना, ठीक है, अब तो कोविड वैक्सीन मुंबई में बना तो वो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ वो मुंबई में करेगा काम, ठीक है, वो हर जगह काम करना चाहिए। वो जम्मू एंड कश्मीर में भी करना चाहिए, कर्नाटक में भी करना चाहिए, दिल्ली में भी करना चाहिए, बिहार में भी करना चाहिए, यूपी में भी करना चाहिए। मतलब वो एक जनरलाइज उसका रिजल्ट जो है सब पे एप्लीकेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोविड वैक्सीन मुंबई में हम बनाए तो सिर्फ मुंबई में असर होगा, ऐसा होता है क्या? रिसर्च जब भी हम करते हैं, कुछ भी रिसर्च होता है तो वो जनरलाइज मतलब वो सारे पॉपुलेशन पे कुछ मतलब सब पे एप्लीकेबल होना चाहिए, ठीक है, वो सबके यूज में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है ये मैंने यहाँ पे रिसर्च कर लिया तो ये यहाँ पे ही वैलिड है, नहीं, ये सबके लिए होना चाहिए। एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब होता है टू इंश्योर दैट द स्टडी रिजल्ट कैन बी जनरलाइज अक्रॉस डिफरेंट स्टडी सेटिंग। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कोविड वैक्सीन। जब कोविड वैक्सीन का रिसर्च हुआ, कोविड वैक्सीन को जब हमने मान लीजिए अगर वो मुंबई स्टेट में सक्सेसफुल हुआ तो अब वो जो रिसर्चर है वो थोड़ी बोलेगा कि वो मुंबई के लिए ही था, वो सिर्फ मुंबई में ही काम करेगा, मुंबई के इसमें करेगा, ऐसा तो नहीं था। वो पूरे इंडिया में गया ना, पूरे वर्ल्ड में गया, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन कहीं पे भी रहे
वो है तो ह्यूमन ही ना, कैरेक्टरिस्टिक तो उसमें ह्यूमन वाली ही है ना, चाहे हम नॉर्थ में रहे, साउथ में रहे, ईस्ट में रहे या वेस्ट में रहे। ऐसा तो नहीं है जो साउथ में रहता है उसके 4 आंख है, ऐसा तो नहीं है जो नॉर्थ में रहता है उसके 2 नाक है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो अगर वो ह्यूमन पे, कहीं के भी ह्यूमन पे काम कर रहा है तो इसका मतलब वो रिजल्ट जो है जनरलाइज होना चाहिए, वो सब सारे ह्यूमन पे वो उसी तरह का असर होगा जैसा वो मुंबई वालों लोग के लिए हुआ था। आया समझ में एक्सटर्नल वैलिडिटी? ठीक, वो हाँ पहले होनी जरूरी है, उसके बाद फिर एक्सटर्नली हम समझ सकते हैं ना कि वो वैलिड हो। मतलब जैसे अगर कोविड वैक्सीन का अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो हाँ पहले मतलब उसको इंटरनली वो वैलिड रहा होगा ना, उसके हाँ बाद हाँ, फिर उसको बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले वो इंटरनली उसको, क्योंकि वो रॉबर्ट के थ्रू बना गया था जो वैक्सीनेशन डेवलप हुआ था, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसमें यूज किया गया था। तो वो उसमें जो है इंटरनल वैलिडिटी, इस तरह के जो वैक्सीन बनते हैं या जो पूरे लोगों के लिए जनरलाइज किए जाते हैं, इस तरह के रिसर्च जो है बिल्कुल कंट्रोल सेटिंग में, उसके बाद छोटे छोटे स्टडी होकर के फिर जा करके इसको जनरलाइज किया जाता है। ठीक है, तो इंटरनल वैलिडिटी ये हो गया आपका कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो है कंपाउंडिंग फैक्टर, कोई भी कंपाउंडिंग फैक्टर इफेक्ट करता है, इसका मतलब उसकी इंटरनल वैलिडिटी उस रिसर्च की कम है। एक्सटर्नल वैलिडिटी हो गया, इसका मतलब हो गया कि वो जो स्टडी रिजल्ट है वो जनरलाइज्ड होना चाहिए, वो सब पे लागू होना चाहिए। थोड़े बहुत का अंतर होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर मेरा नंबर 100 आ रहा है तो 100 से सीधे 10 आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो इट मीन्स क्या हुआ कि आपका एक्सटर्नल वैलिडिटी कुछ भी नहीं है, आपका जो रिसर्च हुआ है वो 0 है। ऐसा नहीं होना, ये तो गलत हो रहा है ना, इसका मतलब आपने डेटा से कहीं मतलब कुछ भी आपने उल्टा फुल्टा किया हुआ है अपने रिसर्च में, ऐसा ही मानेंगे ना हम तो। मान लीजिए मैं बोलती हूँ कि जो योगा मॉड्यूल बना हुआ है वो बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है, मेरे रिसर्च में तो ऐसा आया है। कल वही मॉड्यूल को अगर कोई दूसरा आदमी यूज करता है, मान लीजिए आप ही यूज करते हैं, तो उसका रिजल्ट तो उसके आसपास आना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि अब बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर उस रिसर्च को, उस योगा मॉड्यूल को फिर से दोबारा यूज होगा तो उसमें थोड़े बहुत का अंतर आएगा कि बहुत ज्यादा अंतर आना चाहिए उसमें। थोड़ा बहुत चल सकता है। थोड़ा थोड़ा बहुत चलता है। जैसे मैंने आपको यूजीसी नेट का एग्जांपल दिया कि मान लीजिए पहली बार में आपने नेट निकाल लिया, आपको 180 आया, तो ऐसा तो नहीं होगा कि 180 से सीधे आपको 100 मार्क्स कम आ जाए, आपको सिर्फ 80 नंबर ही आए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो उसी तरह रिसर्च में भी होता है कि जो एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है रिसर्च की, वो हाई तभी कहते हैं जब वो सभी पे, जब वो जनरलाइज्ड हो आपका रिसर्च। मान लीजिए मैं कोई योगा मॉड्यूल पे काम कर रही हूँ और मेरा योगा मॉड्यूल, मैं बोल रही हूँ कि नहीं बहुत अच्छा है, बहुत ये तो मैं बोल रही हूँ ना। कल को कोई दूसरा रिसर्चर, मान लीजिए कल आप ही यूज करते हैं और आप बोले नहीं मैडम आप ये तो रिजल्ट ये नहीं आया, ये बहुत डिफरेंस आ रहा है इसमें, तो इसका मतलब क्या है कि डेटा से कहीं पे कुछ ना कुछ हमने चेंज किया है। ठीक है, आई बात समझ में? ये आपका एक्सटर्नल वैलिडिटी हो गया। ठीक है ना? यस यस मैम। मैम। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होता है? कंस्ट्रक्ट इज एन अनसीन वेरिएबल दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर, मोस्टली यूज्ड इन साइकोलॉजी। अब देखिए क्या होता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। अच्छा मान लीजिए आप सबके पास थर्मोमीटर है ना? जी मैम। जी। थर्मोमीटर आप सबने यूज किया होगा। अब आप ये बताइए थर्मोमीटर में हम नापते क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर नापते हैं, लेकिन वो नापते किस लिए? जब हमें फीवर होता है, फीवर नापने के लिए कौन सा वर्ड है हमारे पास? टेम्परेचर, है ना? तो हम तो बोलते हैं कि फीवर नाप रहे हैं, लेकिन हम नाप क्या रहे होते हैं? उसका टेम्परेचर नाप रहे होते हैं। टेम्परेचर। उसी तरह बहुत सारा जो है साइकोलॉजिकल, उस दिन भी मैं आपको बताई थी कि साइकोलॉजिकल रिसर्च जितने भी होते हैं 80-90% रिसर्च पेपर पेंसिल बेस्ड होते हैं, उसके लिए क्वेश्चन ही यूज होता है। कोई भी ब्लड टेस्ट, कोई भी टेस्ट आपको ये नहीं बताता है कि आप कितने एंजाइटी में या आपको कितना डिप्रेशन है। ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ के ही साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि आपको एंजाइटी है, आपको डिप्रेशन है। कभी ब्लड टेस्ट में देखा है आपने एंजाइटी, डिप्रेशन, हैप्पीनेस ये सब आते हुए? कोई भी बायोमार्कर तब बोलते हैं जब कोई हम ब्लड टेस्ट लेते हैं या कोई ऐसा टेस्ट लेते हैं जिसमें जो मतलब जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह हो गया, ये सब क्या बोलते हैं? बायोमार्कर बोलते हैं। मतलब जब हम लोग रिसर्च में यूज करते हैं ना तो इसको बायोमार्कर बोलते हैं। जब ब्लड सैंपल वगैरह लेते हैं तो हम अपने कहते हैं कि हम अपने रिसर्च में बायोमार्कर यूज कर रहे हैं। लेकिन क्या बायोमार्कर हमको ये बताता है कि हमको कितना? कोई भी ब्लड टेस्ट देखा आपने, करवाया है जिसमें बता रहा हो कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, हैप्पीनेस है? ये सब हमेशा जो है
आपको एक क्वेश्चनएयर बेस्ड होता है। साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाते हैं, वो आपसे ढेर सारी बातें करता है, आपकी काउंसलिंग करता है, उसके बाद वो एक कंक्लूजन निकालता है, फिर इसका एनालिसिस करता है, फिर बताता है कि आप कितना एंजाइटी है, कितना डिप्रेशन है, कितने खुश है आप। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होता है कि हमें नाप तो हम फीवर रहे हैं, लेकिन फीवर को नापने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं? टेम्परेचर। ठीक है, बोलते तो है कि हम थर्मोमीटर से फीवर नापना है तो थर्मोमीटर लाके दो, लेकिन एग्जैक्टली हम नापते क्या है? टेम्परेचर नाप रहे हैं ना। तो वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हो गया, मतलब अनसीन वेरिएबल। हम बोल तो रहे हैं फीवर, लेकिन हम नाप क्या रहे हैं? टेम्परेचर। तो कंस्ट्रक्ट इज एन अनसीन वेरिएबल दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड, मोस्टली यूज्ड इन साइकोलॉजी। समझ रहे हैं आप लोग? हम क्या बोल रहे हैं कि हमें फीवर नापना है, थर्मोमीटर लाके दो, लेकिन नाप तो रहे हम टेम्परेचर। तो कंस्ट्रक्ट validity is to ensure that if the measure tool is really measuring what is supposed to measure, checking if a questionnaire is used measure anxiety really measures anxiety or not anything else। आ रही है बात समझ में? कि हम सपोज, मतलब यहाँ पे जो है हम फीवर नाप रहे हैं, लेकिन फीवर क्या हम डायरेक्टली नाप रहे हैं? हम तो टेम्परेचर नाप रहे हैं ना बॉडी का। जी मैम। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी उसको बोलते हैं जिसको हम डायरेक्टली नहीं नाप रहे होते हैं। मतलब जैसे ये एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, हैप्पीनेस हो गया, ये सब क्या होता है कि हम डायरेक्टली नहीं नाप रहे होते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, तो हम क्या करते हैं? हम ब्लड टेस्ट लेते हैं, शुगर टेस्ट हो गया 120 से ऊपर है, तुमको डायबिटीज है, इसका मतलब यही होता है ना। तो हम डायबिटीज को डायरेक्टली नाप रहे हैं ब्लड टेस्ट से, लेकिन जिस चीज को हम डायरेक्टली नहीं नाप पाते हैं उसको जो है हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बोलते हैं। ठीक है, अनसीन वेरिएबल। अगर हम किसी को नाप रहे हैं, अगर हम टेम्परेचर नाप रहे हैं किसी का, फीवर में टेम्परेचर नाप रहे हैं, तो वो अनसीन वेरिएबल है ना। हमको दिख रहा है क्या कि एंजाइटी कितना है, डिप्रेशन कितना है, हैप्पीनेस कितना है? नहीं दिख रहा है ना। तो कंस्ट्रक्ट इज एन अनसीन वेरिएबल दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड, मोस्टली यूज्ड इन साइकोलॉजी। ये सब साइकोलॉजिकल वर्ड है, एंजाइटी, डिप्रेशन, हैप्पीनेस, इन सबको हम क्या करते हैं? इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज टू इंश्योर द इफ द मेजर टूल इज रियली मेजरिंग व्हाट इज सपोज्ड टू मेजर। ठीक है, आया समझ? मैम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का एक एग्जांपल ये भी हो सकता है ना, जैसे लेवल ऑफ एजुकेशन और जॉब प्रोफाइल। मतलब जितनी अच्छी हमारी एजुकेशन होगी उतना अच्छा हमें जॉब मिलेगा। जितनी, इसमें आप नाप क्या रहे हैं? आपको क्या नापना या है? फिर इनकम, हम इनकम को ले सकते हैं कि अगर हमारा लेवल ऑफ एजुकेशन अच्छा होगा तो उतनी अच्छी हमारी इनकम होगी। तो देखिए, अगर आपका एग्जांपल जस्ट ऐसी क्लिक हुआ है माइंड में, तो हाँ, तो लेकिन मैम ये साइकोलॉजिकल है ना, तो वो नहीं आएगा ना, इसमें साइकोलॉजिकल इनकम को तो आप डायरेक्टली नाप सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए इसमें इनडायरेक्टली नाप रहे हैं आप। ठीक है, इनडायरेक्टली कहने का मतलब जैसे इनकम क्या है? मान लीजिए 10 इनकम एक लोगों, हमारी कंस्ट्रक्ट हो रही है ना। अच्छी शिक्षा होगी हमारी तो उस हिसाब से अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब से अच्छा इनकम होगी, तो एक कंस्ट्रक्ट हो रही है ना चीज। हाँ, तो इनकम आप कैसे नापेंगे? डिपेंड करता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है इसमें आपका। देखिए, जब भी हम रिलेशनशिप बनाते हैं तो मैंने पहले भी बताया था कि ये दो वेरिएबल के बीच में बनाते हैं। उसमें एक वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, जैसे आपने एजुकेशन और इनकम बताया, तो इनकम को आप कैसे नापेंगे? यानी तो इनकम को आप डायरेक्टली नाप सकती हैं इस तरह से कि जिसकी मतलब मान लीजिए कि अगर कोई मास्टर डिग्री है किसी के पास, ठीक है, आपने सारा डेटा निकाल लिया कि जितने भी लोग मास्टर डिग्री है उसके पास क्या क्या है। क्या उसके पास एसी है, क्या उसके पास फ्रिज है, क्या उसके पास अपना घर है? घर है तो 3 BHK है, 2 BHK है। रहता है तो कहाँ रहता, मतलब इस तरह से आप चीजों को क्या कर रही हैं? अगर इस तरह से कर रही हैं तो वो कंस्ट्रक्ट है। लेकिन अगर मान लीजिए इनडायरेक्टली कर रही हैं, अगर आप मान लीजिए डायरेक्टली बोल रही है कि नहीं, जितने भी MBA है या जितने भी मास्टर डिग्री वाले हैं उन सबकी सैलरी जो है एवरेज हमने निकाला, मीन और मीडियन निकाला, तो एवरेज सैलरी सबकी जो है 80,000 आ रही है। मान लीजिए अगर ऐसा होता है, ठीक है, आपने ठीक है, और जो जितने भी जो बैचलर वाले हैं उनकी जो है 50,000 आ रही है। ठीक है, तो उसमें इस तरह अगर आप डायरेक्टली निकालती हैं तो ये कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ। देखिए, ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हमेशा इनडायरेक्टली, जो हमको दिख नहीं रहा है।
अगर हमको दिख रहा है, देखिए एंजाइटी, डिप्रेशन, हैप्पीनेस, ये सब दिखता है क्या? या ये सब हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्या? अगर आप अभी क्लास कर रही हैं, मान लीजिए 100 बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, अब 100 बच्चे में कितने को एंजाइटी है, कितने को डिप्रेशन है, क्या ये कुछ दिख रहा है? या कोई डायरेक्ट टेस्ट है इसका? ये तो काउंसलिंग नहीं मैम। पता चलता है। मैम मैम ने जो अभी हाँ बताइए। मैम ने अभी जो क्वेश्चन पूछा था उसी को अगर हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के अकॉर्डिंग देखें तो ये हो सकता है क्या, इनकम एंड सेटिस्फेक्शन लेवल? हाँ, सेटिस्फेक्शन आपका फिर उसके बाद कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में आएगा, क्योंकि जॉब सेटिस्फेक्शन और आपका इनकम, तो सेटिस्फेक्शन आपको दिख रहा है क्या? उसके लिए फिर आपको क्वेश्चनएयर यूज करना पड़ेगा। तो जब आप जॉब सेटिस्फेक्शन का क्वेश्चनएयर यूज करेंगे तो वो सेटिस्फेक्शन, देखिए यहाँ पे साइकोलॉजी लिखा हुआ है, जितने भी साइकोलॉजिकल टर्म है वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में आते हैं। ये सब कभी भी हम डायरेक्टली मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, यानी तो ये काउंसलिंग सेशन के थ्रू होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, हैप्पीनेस, ठीक है। तो सेटिस्फेक्शन, जितने भी साइकोलॉजिकल टर्म है ना, ये सारे टर्मिनोलॉजी को हम कभी भी डायरेक्टली नहीं मेजर करते हैं, तो ये डायरेक्टली मेजरमेंट नहीं होता है, तो इसीलिए इसको कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहते हैं। मैम देखिए ना, जैसे किसी की कोई अच्छी एजुकेशन, हाई लेवल एजुकेशन होती है, तो हमें ये दिखता थोड़ी है कि मतलब उसका क्या जाके इनकम होगा, हमें वो चीज दिख थोड़ी है, लेकिन ये ऑब्वियस है, मतलब बाय डिफॉल्ट है कि उसका अच्छा जॉब प्रोफाइल होगा, बाद में उसकी अच्छी इनकम होगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी उसमें। तो ये पूछ रही हूँ मैम मैं, ये भी तो एग्जांपल हो सकता है कि हमें दिख थोड़ी रहा है कि उसके अभी कितनी इनकम है, मतलब उसकी हायर एजुकेशन हमें दिख रही है, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसका ऐसा होगा। देखिए क्या होता है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में जो है ना, हमेशा मोस्टली जो है ना आपका साइकोलॉजिकल टर्म ही यूज होता है। अगर आप इनकम में, मान लीजिए अगर आप कोई रिसर्च कर रही हैं कि जिसको हायर एजुकेशन मिला है उसकी इनकम बहुत अच्छी है, ठीक है, हो सकता है ये, लेकिन डिपेंड करता है कि उसमें आप वेरिएबल क्या नाप रही हैं। जैसे मैंने कहा कि सबको फीवर होता है तो हम टेम्परेचर नापते हैं, ठीक है। अगर फीवर होता है तो थर्मोमीटर फीवर नहीं नाप रहा है, आपके शरीर का टेम्परेचर नाप रहा है, ये इनडायरेक्ट जो है मेजरमेंट हो रहा है ना। हम बोल हाँ हायर एजुकेशन के साथ हम डिसिप्लिन या मैनर्स को उसमें हाँ मेजर कर बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप हायर एजुकेशन की, जो लोग बहुत हाई एजुकेटेड होते हैं वो बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, ये इस तरह का अगर आपका रिसर्च होता है तो फिर ये आपका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होगा उसमें, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? जिसको हम डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते हैं, इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, तो वो साइकोलॉजिकल वेरिएबल जितने भी होते हैं ना, वो सारे क्वेश्चनएयर बेस्ड ही होते हैं। हम उसको जितनी भी साइकोलॉजिकल रिसर्च आप देखेंगे ना, आपने लिटरेचर रिव्यू करना सीख लिया है, साइकोलॉजिकल वेरिएबल पे देखिएगा, जितने भी साइकोलॉजिकल वेरिएबल होंगे उसमें बायोमार्कर बहुत कम यूज होते हैं, वो अधिकतर क्वेश्चनएयर बेस्ड होता है। उसमें 10 क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आपको बता देंगे कि आपका एंजाइटी का लेवल क्या है, आपका डिप्रेशन का लेवल क्या है, मतलब उसको हम इनडायरेक्टली नाप रहे होते हैं, ठीक है। यस मैम। आ रहा है समझ में? यस मैम। मैम सबको समझ में आ रहा है या फिर एक दो को ही समझ में आ रहा है? आ रहा है मैम, आ रहा है, हाँ जी मैम। ठीक है। जब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना सीखेंगे ना तो ये सारी चीजें और क्लियर होगी आपको। बस अभी आप समझिए कि इसमें अंतर क्या है, इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है, एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होता है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या होता है, ठीक है। और एक एक एग्जाम्पल जरूर याद रखिए इन सब चीजों का, एक एग्जाम्पल तो दिमाग में आप रखिए ही रखिए, ठीक है। ऑपरेशनल डिफिनेशन, अब ये देखिए, ये भी कुछ आपका जो है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी से ही ये मिलता जुलता है। ऑपरेशन डिफिनेशन क्या होता है? एक अलग वर्ड है आपका ऑपरेशनल डिफिनेशन। जैसे कि हम लोग कोई भी साइकोलॉजिकल टूल यूज करते हैं ना, मान लीजिए योगा पे कर रहे हैं कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है, तो हम लोग को जो है उसको हम जो उसको नाप रहे होते हैं ना, हमें उसका पूरा डिटेल देना होता है, ठीक है। जो हम उसको नाप रहे होते हैं, ऑपरेशनल डिफिनेशन ये साइकोलॉजिकल वर्ड है, ठीक है। ऑपरेशनल डिफिनेशन क्या होता है? कंस्ट्रक्ट आपको पता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, जितने भी साइकोलॉजिकल वेरिएबल है वो कंस्ट्रक्ट में आते हैं। कंस्ट्रक्ट कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू मेजर वी ऑपरेशनली डिफाइन द कंस्ट्रक्ट, ठीक है।
Example of operational definition of anxiety. Anxiety can be operationally defined as a change in galvanic skin response during an arousal period. Anxiety can be operationally defined as a numbers of times a person stammer during a 5 minutes of extempore speech. अब देखिए क्या होता है कि जब भी हम ये वेरिएबल यूज करते हैं ना, ये आपका वैलिडिटी नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ऑपरेशनल डिफिनेशन साइकोलॉजी, जब भी हम कोई साइकोलॉजिकल वेरिएबल यूज करते हैं रिसर्च में, तो उसका ऑपरेशनल डिफिनेशन देना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए कि ऑपरेशनल डिफिनेशन हमें एंजाइटी का देना है, ठीक है, तो अब मान लीजिए कि मैं आपसे पूछी कि चलो बोलो रिसर्च के बारे में 5 सेंटेंस बोलो, ठीक है, तो कोई आप लोग में क्या होगा, आप लोगों में से कोई तुरंत बता देगा कि हाँ 5 सेंटेंस में ये 5 पॉइंट्स है। बहुत लोग होंगे जो स्टमरिंग मीन्स हकलाना, ठीक है, बहुत लोग होंगे जो ऐसा माना जाता है कि एंजाइटी को, जब किसी को बहुत एंजाइटी होता है तो हमारे वर्ड्स क्या होते हैं, हमें स्टमरिंग, बहुत सारे पर्सन को आप देखिएगा कि जब भी वो कुछ बता रहा होगा, वो जानता है, उसके दिमाग में सब कुछ है, लेकिन एंजाइटी होने के वजह से वो हकलापन आ रहा है उसके बोली में। तो इसको जो है हम एंजाइटी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एंजाइटी कैन बी ऑपरेशनली डिफाइंड एज नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन स्टैमर्स ड्यूरिंग 5 मिनट्स ऑफ एक्सटेम्पोर स्पीच। ठीक है, मैंने आपसे यहाँ कह दिया कि आप लोग 5 मिनट तक रिसर्च पे बोलते रहिए, ठीक है, लेकिन कुछ लोग तो होंगे कि जिनको 5 सेंटेंस बोलना तो आएगा, लेकिन वो ठीक से बोल नहीं पाएंगे। ठीक से बोलने का मतलब है उसको स्टमरिंग होगा, या वो सोचेंगे, या अपने वर्ड्स में मतलब इस तरह के वर्ड्स आएंगे। तो ये एंजाइटी को दर्शाता है। साइकोलॉजी के हिसाब से जब कोई पर्सन को एंजाइटी होता है तो उसके साथ ये प्रॉब्लम होती है। हमें आता हुआ चीज भी जो है एंजाइटी के कारण हम उसको नहीं कर पाते। ऐसा होता है, ऐसा बहुतों के सबके साथ होता है, बस परसेंटेज है कि 100 कब हमारे साथ ये मतलब 100% टाइम्स में हो रहा है, या 80% टाइम्स में हो रहा है, या 50% टाइम्स में हो रहा है। बहुत बारी क्या होता है कि हम लोग किसी का वाइवा लेने जाते हैं तो बहुत लोग पैर हिला रहे होते हैं, बहुत लोग का हाथ हिल रहा होता है ना, ऐसा इंटरव्यू देने जाते हैं तो ऐसा होता है, हमें आता है। लेकिन हम ये एंजाइटी को शो करता है कि उस समय आपको एंजाइटी है, ठीक है। तो ऑपरेशनल डिफिनेशन हमें हर साइकोलॉजिकल, हर कंस्ट्रक्ट का ये लिखना पड़ता है कि इसमें इसका ऑपरेशनल डिफिनेशन, आप एंजाइटी को कैसे दर्शा रहे हैं। आप एंजाइटी को ऐसे दर्शा रहे हैं कि हमने 100 सैंपल लिया, 100 सैंपल से हमने पूछा कि भैया तुम बताओ कि 5 मिनट का जो है तुमको रिसर्च पे भाषण देना है, तो मैं क्या देखूंगी कि वो रिसर्च के भाषण में कोई आदमी तो बहुत अच्छा बोल रहा है, लेकिन कोई आदमी क्या हो रहा है, किसी का हाथ हिल रहा है, किसी का पैर हिल रहा है, कोई सोच कुछ और रहा है, ठीक है। तो वो हमें ऑपरेशनल डिफिनेशन ही इसको बोलते हैं, हमें ऑपरेशनली उसको डिफाइन करना होता है। ये सारे वर्ड्स आपके साइकोलॉजी के हैं। जब आप साइकोलॉजिकल रिसर्च करती है ना, कोई भी वेरिएबल, कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल जब आपका साइकोलॉजिकल वेरिएबल होता है, ये जो कंस्ट्रक्ट होता है, उस जब ऐसा डिफिनेशन होता है तो ये बनाना पड़ता है, आपको ऑपरेशनल डिफिनेशन लिखना पड़ता है उसमें, ठीक है। गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स भी ये आपने देखा नहीं है ये मशीन, तो इसीलिए मैं इसका एग्जांपल ले नहीं रही हूँ आपसे, मतलब ये नहीं बताई, लेकिन ये सबके साथ होता है। ये एंजाइटी वाला जो अभी मैं आपको बताई, ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता है, ठीक है। तो हम इससे क्या पता करते हैं कि हम एंजाइटी को कैसे मेजर कर रहे हैं। ऑपरेशनल डिफिनेशन समझ में आया सबको? इसका देखिए वैलिडिटी से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि बहुत सारे रिसर्च पेपर जब आप पढ़ेंगी ना, तो ऑपरेशनली खास करके जब वो साइकोलॉजिकल वेरिएबल जब वो कंस्ट्रक्ट होगा, तब ये जितने भी वेरिएबल होते हैं ना, इसको आप कंस्ट्रक्ट भी बोल सकते हैं। जितने भी ये साइकोलॉजिकल वेरिएबल है, एंजाइटी, डिप्रेशन, सेटिस्फेक्शन, ये सब जितने वर्ड्स है, ठीक है। आया समझ में? इसमें क्वेश्चनएयर यूज नहीं करते क्या फिर? नहीं, इसमें क्वेश्चनएयर ही यूज करते हैं हम। ओके। कंस्ट्रक्ट जो होता है, जितने भी कंस्ट्रक्ट होते हैं, अब आपको एंजाइटी नापना है तो क्वेश्चनएयर आप यूज कर रहे हैं ना। बट मैम ये जो एग्जांपल है, इसमें हमने उन्हें एक्सटेम्परी देने के लिए बोला। हाँ, okay. तो उस एक्सटेम्परी में तो क्वेश्चनएयर था ही नहीं, टॉपिक था, टॉपिक पे उनकी रिस्पांस थी और रिस्पांस हमने नोट किया। बहुत बारी में क्या होता है ना कि देखिए हर तरह का क्वेश्चनएयर होता है, ठीक है। जब आप क्वेश्चनएयर, अभी आप सर्च कीजिएगा गूगल स्कॉलर पे, ठीक है, क्वेश्चनएयर फॉर एंजाइटी,
और उसमें एक एडल्ट, एक एज ग्रुप डाल के कीजिएगा, देखिएगा आपके पास बहुत तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। हम मुझे लगता है कि अगर आप सर्च करेंगे तो आपके पास 25 तरह के तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, जो एंजाइटी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे उसी एक एज ग्रुप के, ठीक है। तो उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा जरूर होगा जो इस तरह के, उसमें ऑपरेशनली डिफिनेशन दिया होता है हर साइकोलॉजिकल वेरिएबल में। आप ऑपरेशनली, मैं आपको कल करके लाके उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगी कि ये कैसे लिखा होता है। यस मैम। इस तरह का क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि 10 लोगों ने एंजाइटी स्केल बनाया, तो सबका एंजाइटी स्केल है, लेकिन सबके नापने का तरीका भी तो अलग आ रहा है ना, किसी को पसीना बहुत आ रहा है, किसी को, मतलब ये सारी कंडीशंस जब भी आप, हम कोई वेरिएबल यूज करते हैं ना, मेरा खुद का वेरिएबल मैं यूज कर रही हूँ, मैं दिखाऊंगी आपको उसमें, ठीक है। उसमें लिखा होता है, उसमें हमें एक ऑपरेशनल डिफिनेशन देना पड़ता है। जब भी आप कोई साइकोलॉजिकल वेरिएबल यूज कीजिएगा तो उसके उस क्वेश्चनेयर का ऑपरेशनल डिफिनेशन जरूर होगा। मैम तो मैम क्या इसमें फिजिकल सिम्टम्स चेक करते हैं? नहीं, फिजिकल सिम्टम्स चेक नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक रिसर्च हुआ कि हम एंगर कैसे नापे, ठीक है। एंगर नापने के लिए 10 रिसर्चर ने एंगर क्वेश्चनेयर बनाया, ठीक है। अब एंगर क्वेश्चनेयर किसी ने कुछ सोच के मतलब 10 तो डिफरेंट है ना, एक तरह का तो क्वेश्चनेयर नहीं है। अगर हम 10 क्वेश्चनेयर मेरे पास है एक ही एंगर मैनेजमेंट का या एंगर के ऊपर, तो वो 10 तरह से बना होगा। अगर 10 लोगों ने बनाया है तो 10 लोगों का ऑपरेशनल डिफिनेशन तो अलग होगा ना। ऐसा नहीं है कि जब भी हम एंजाइटी नापेंगे तो यही फॉर्मूला यूज होगा, नहीं। ये डिपेंड करता है कि जो आप क्वेश्चनेयर यूज कर रही हैं वो कौन सा क्वेश्चनेयर यूज कर रही हैं, ठीक है। मैं कल दिखा दूंगी आपको, जो ऑपरेशनल डिफिनेशन में पढ़ा रही हूँ ना, मैं कल दिखा दूंगी कि हर वेरिएबल का ऑपरेशनल डिफिनेशन, एक ही वेरिएबल है, एंजाइटी है, लेकिन हर क्वेश्चनेयर का ये जो हम बनाते हैं, मतलब जो हमारा ऑपरेशनल डिफिनेशन होता है वो अलग होता है। ये डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चनेयर किसका यूज कर रही है। हाँ बताइए मैम, क्योंकि जैसे आपने एंगर का बोला, एंजाइटी का बोला, तो हर पर्सन का अलग अलग सिनेरियो होता है, किस तरह से उसको मींस एंगर का कारण हो सकता है, एंजाइटी का कारण, तो सबका अलग अलग रीजन होता है ना इसका, तो इसीलिए शायद। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मान लीजिए 10 साइंटिस्ट ने एंजाइटी के ऊपर ही बनाया, तो 10 ने तो अलग अलग तरीके से बनाया ना, तो उसको डिफाइन करना पड़ता है कि उसने कैसे इसको डिफाइन किया है। अब बहुत जगह एंजाइटी का देखिएगा, उसमें पसीना देगा कि आपको पसीना, बहुत लोगों को पसीना बहुत आता है, बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन जैसे उसमें जाएंगे वहां पसीना आना शुरू हो जाएगा। तो एक ऑपरेशनल डिफिनेशन हर क्वेश्चनेयर बेस्ड होता है ये, ठीक है। ये कल मैं दिखाऊंगी आपको एग्जाम्पल, कल आपको सामने में खोल के दिखाऊंगी कैसे इसको ऑपरेशनली हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं। और ये साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स में ही, मतलब ये जो कंस्ट्रक्ट है ना, ये कंस्ट्रक्ट में ये डिफिनेशन देना पड़ता है आपको रिसर्च में, कि आप उसको नाप कैसे रहे हैं, क्या क्या फंडा है उस इसको नापने का, वो क्वेश्चनेयर को नापने का, उस असेसमेंट टूल को नापने का। आ रहा है समझ में ये? जैसे एंजाइटी देखिए 2 बार नापा गया है यहाँ पे, नाप तो एंजाइटी ही रहे हैं हम, चाहे वो गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स से नापे, चाहे वो हम जो है इस तरह से नापे, स्टमरिंग से नापे, दोनों जगह तो हम एंजाइटी ही नाप रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है कि एंजाइटी का जो ऑपरेशनल डिफिनेशन है वो अलग अलग आ रहा है अलग अलग क्वेश्चनेयर के लिए। समझ रहे हैं आप लोग? ये चॉइस रहता है ये वाला ऑप्शन कि कितने बार ये डेफिनेशन, जैसे इन्होंने 2 कंसेप्ट्स यूज किए हैं, तो ये कितने कंसेप्ट्स को लेके हम चल रहे हैं, चॉइस होता है, सेल्फ चॉइस होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उस समय रिसर्चर के दिमाग में क्या चल रहा होता है, क्या चल रहा है, वो कोई नहीं, वो जब मैं आपको दिखाऊंगी ना कि एंजाइटी के कितने वेरिएबल है और ऑपरेशनल डिफिनेशन सबका अलग अलग होगा, आप देखिएगा उसको नापना कैसे है, ठीक है। वो कल मैं आपको दिखाऊंगी, ये वाला जो है ना प्रैक्टिकली करके मैं दिखा दूंगी। लेकिन कंस्ट्रक्ट समझ में आया ना, जिस चीज को हम डायरेक्टली नहीं नाप पाते हैं उसको हम कंस्ट्रक्ट कहते हैं, और ये जनरली 100% जो यूज होता है वो साइकोलॉजिकल वेरिएबल के साथ ही होता है। इतना समझ में आ गया ना आपको? यस मैम। यस जी मैम। अब है लास्ट है स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी। स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी से क्या समझ में आ रहा है आपको? अगर ये 2 वर्ड ही हम मिला के चले तो क्या समझ में आ रहा है? जी, इसमें स्टैटिस्टिकल कोई एनालिसिस करें, कुछ फॉर्मूला डाल के कुछ डेटा को डालें और फिर उसका रिजल्ट निकालें। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये यूनिट होगी, मैंने आपको यूजीसी नेट का एग्जांपल दी थी कि एक ऑफलाइन हो रहा है एक ऑनलाइन हो रहा है, तो उसको हम वैलिड नहीं मानते हैं, ठीक है।
तो उसी तरह स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी क्या होता है, टू इंश्योर करेक्ट स्टैटिस्टिकल टेस्ट आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिजाइन एंड कंक्लूजन मेड आर वैलिड। देखिए 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, दोनों टेस्ट ही है, ठीक है, लेकिन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होता है। जब भी हम कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, कोई टेस्ट लगाते हैं, तो ये 2 टेस्ट ही होता है, एक पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, एक नॉन पैरामेट्रिक, ये आगे पढ़ेंगे हम। तो अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, डे टू डे लाइफ का एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए अगर आपको सोने का सामान बेचना है तो कहाँ पे जाएंगे आप? सोना बेचना है, ज्वेलर के पास। ज्वेलर के पास, अगर कोई ज्वेलरी बेचना है तो हम ज्वेलर के पास जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मुझे लोहा बेचना हो तो लोहार के पास जाएंगे। लेकिन दोनों नापेगा कैसे? तराजू तो दोनों के पास है ना, जो बैलेंस है, जो तराजू है, वो तो सोनार के पास भी तराजू है और लोहार के पास भी है, नापना तो दोनों को तराजू से ही है ना। लेकिन जब हमको सोना बेचना होता है, ज्वेलरी बेचना होता है, तो हम लोहार के पास नहीं जाते हैं, हम सोनार के पास जाते हैं। उसी तरह पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का दोनों टेस्ट ही है, स्टैटिस्टिकल है, मतलब दोनों स्टैटिस्टिकल टेस्ट ही है, लेकिन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक अलग है। जब सैंपल साइज छोटा होता है तो हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं, जब सैंपल साइज बड़ा होता है तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक के टेस्ट भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें उसमें कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाना है, उसमें पैरामेट्रिक लगाना है या नॉन पैरामेट्रिक लगाना है। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया ज्वेलरी और लोहार का, दोनों के पास तराजू ही है, लेकिन हमें पता है ना, हमें ज्वेलरी बेचने जाना होगा, हम लोहार के पास चले जाएंगे, तो क्या होगा? ये गलत होगा ना। जी मैम। मेरा सैंपल साइज छोटा है, मुझे जो है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाना चाहिए और मैं वहां पे पैरामेट्रिक टेस्ट लगा दी, तो क्या होगा? ये गलत स्टैटिस्टिकल टेस्ट हो गया। तो स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी 2 ही तरह का स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल अलग अलग है। तो जैसा हमारा रिसर्च होता है उसी के बेसिस पे हमें जो है पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को चूज करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारा सैंपल साइज छोटा है, अगर हमारा जो है हमने कुछ ऐसा कुछ मतलब बहुत बहुत सारे टेस्ट होते हैं इसमें, तो ये सब हमको पता होना चाहिए कि हमें कौन से टेस्ट को लगाना है, नहीं तो वो इनवैलिड। जैसे कि हम ज्वेलरी बेचने जा रहे हैं, चले गए लोहार के पास, तो क्या होगा? गलत हो गया ना, वो टेस्ट क्या हुआ। तो उसी तरह हमें पता होना चाहिए कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है और हमारे रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, उसी के बेसिस पे, क्योंकि टेस्ट बहुत सारे होते हैं। अभी अब आगे पढ़ेंगे ना स्टैटिस्टिकल टेस्ट, तो पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में भी बहुत सारे टेस्ट है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे रिसर्च में कौन सा टेस्ट जो है सही होगा, वैलिड होगा। आई बात समझ में यहाँ पे? स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी समझ में आ गई? ठीक है, कि जो सबको समझ में आ रहा है ना, ये क्या मैं बता रही हूँ आपको? यस मैम। आ रहा है ना समझ में? तो ये जो है, अगर देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो हम अलग एग्जांपल लेके चलेंगे, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज बताइएगा कि हमें नहीं समझ में आ रहा है। मैम एक बार और एक्सप्लेन। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ कि जो हमारा यहाँ पे लिखा है ना, टू इंश्योर करेक्ट स्टैटिस्टिकल टेस्ट आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिजाइन एंड द कंक्लूजन मेड आर वैलिड, यही है लिखा हुआ। इसका मतलब है कि स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो है हमारे 2 तरह के ही होते हैं, एक पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। तो जब हम पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं तो उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अगर किसी का सैंपल साइज छोटा है तो उसमें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगता है और हमने उसमें पैरामेट्रिक टेस्ट लगा दिया, तो वो गलत हो जाएगा ना हमारा। हमें क्या यूज करना चाहिए? जो जिसका कैरेक्टरिस्टिक रिसर्च कर रहा है उस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हमें टेस्ट को चुनना चाहिए, टेस्ट को जो है सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। आ रहा है समझ में? जी मैम। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि जो है, जो बैलेंस है, जो तराजू है, वो सोनार के पास भी है, लोहार के पास भी है। लोहार क्या हो गया? बड़ा सैंपल साइज हो गया। सोनार क्या हो गया? छोटा सैंपल साइज हो गया। नाप तो दोनों ही रहा है, ठीक है, तराजू तो दोनों के पास ही है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो सोने पे कर रहे हैं कि लोहे पे कर रहे हैं। बस मैं ये समझाना चाहती हूँ आपको, ठीक है।
अगर हमें सोना बेचने जाना है, ज्वेलरी बेचने जाना है, तो हमें सोनार वाला तराजू यूज करना है। अगर लोहार वाला यूज करेंगे तो होगा नहीं, होगा ना। तो स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी यही होता है कि जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट जितने भी आप अपने रिसर्च में लगाते हैं, वो आप अपने रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक पे लगाना है। वो टेस्ट उससे मिलता जुलता होना चाहिए। तो जब आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट पढ़ेंगे ना, अभी आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको, तो उसमें मैं बताऊंगी आपको कि हम कैसे लगाते हैं, कैसे हमें पता चलता है कौन सा टेस्ट यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सा उसका सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक होता है सबका। आया समझ में इतना? जी मैम। जी मैम। ठीक है। तो using correct statistical test and correctly interpreting and reporting the result ensure high statistical validity। इतना समझ में आ गया? आज वैलिडिटी पूरा कर लिए। कल हम रिलायबिलिटी पढ़ेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी जो कंस्ट्रक्ट का ऑपरेशनल डिफिनेशन पढ़ा है ना हमने, ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगी कि ये कैसे होता है। ये जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं कल आपको क्लियर कर दूंगी इसमें, ठीक है। कोई दिक्कत Yes, ma'am. इसमें? मैम ये किसी भी हमारे टॉपिक में ये चारों सैम्पलिंग में चारों वैलिडिटीज आने चाहिए या एनी ऑफ वन? देखिए क्या होता है, जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें अगर मान लीजिए हम साइकोलॉजिकल वेरिएबल यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो हमारा कंस्ट्रक्ट आएगा क्या? नहीं आएगा ना। बिल्कुल भी नहीं। नहीं आएगा। तो हम, इसका मतलब ये नहीं है कि चारों के चारों वेरिएबल एप्लीकेबल होंगे। स्टैटिस्टिकल होगा। अब मान लीजिए कोई थ्योरेटिकल रिसर्च कर रहा है, तो उसमें तो स्टैटिस्टिक, ये तो सारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे ही चल रहा है आपका, तो ये क्या आएगा क्या वहां पे? ये नहीं आएगा ना। नो मैम। तो ये सारे जितने भी है ना, इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं टॉपिक के ऊपर। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि अपना टॉपिक खुद बनाइए, एक लिटरेचर। आज मैं आपको कॉपी में जो है वो बता दूंगी कि आपको क्या क्या लिख के लाना है, ठीक है। आप एक मिनट रुकिए, मैं आपको ना अपना लिटरेचर रिव्यू दिखाती हूँ, कैसे करते लिटरेचर रिव्यू। दिख रहा है सभी को? यस मैम। बंद हो गया क्या मीटिंग? मैम सर लेफ्ट हो गई। ओके ओके। हाँ, दोनों लेफ्ट हो गए। अभी कम्युनिकेशन की क्लास है ना? और नेक्स्ट क्लास 2:30 है, ग्रुप में मैसेज डाला है राहुल सर ने। 2:30 अभी नहीं है? और 2:30 का ही मैसेज डाला है। अच्छी बात है, 15 मिनट का टाइम मिल जाएगा लंच करना, हाँ जिसे ब्रेक ले लेंगे। हाँ। It's already 2:20. हम लोग को लेफ्ट कर जाना चाहिए क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन है, कोई ऑफ नहीं कर सकता अभी, फिर बाद में ज्वाइन कर लेंगे। हाँ शायद जितेंद्र जी भी लेफ्ट हो गए।
ये अभी डिस्कनेक्ट हो गया था ना? यस मैम। अच्छा अच्छा, रुक जाइए 1 मिनट। मैं ऐसा करती हूँ, रिकॉर्डिंग को यहीं पे स्टॉप कर देती हूँ। क्लास आज यहीं पे ओवर करते हैं, क्योंकि मेरे क्लास का टाइम भी हो चुका है। ठीक है, कल जो भी है लिटरेचर रिव्यू और रिलायबिलिटी जो भी है, इस चीज का जो है हम कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? यस मैम। ठीक है, प्रियंका जी प्रेयर करवा दीजिए, क्लोजिंग प्रेयर। यस मैम। सभी लोग सुखासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। कमर सीधी, हाथों की नमस्कार मुद्रा। धीरे से आंखों को बंद करेंगे। लंबी गहरी श्वास, लंबा गहरा प्रश्वास। एक साथ प्रार्थना शुरू करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपने दोनों हथेलियों को रब करेंगे। हाथों को रखेंगे अपनी आंखों पर। लंबा गहरा श्वास। धीरे से नमस्कार मुद्रा बनाएंगे। ओम तत्सत। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन। अभी आप लोग क्लास में बने रहे, अभी शायद डाइट की क्लास होगी ना? कम्युनिकेशन की है मैम। कम्युनिकेशन की, अच्छा ठीक है। जी।